स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, लर्निंग क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपने पिछली क्लास में संस्कृत की वर्णमाला के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसमें अपन ने जाना था कि संस्कृत में जो कुल वर्ण होते हैं, कुल स्वर व जो व्यंजन होते हैं वो 46 होते हैं। इनमें से जो स्वर होते हैं वो 13 होते हैं और जो व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। कल अपन ने इनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि इनका जो उच्चारण स्थान है वो कौन कौन से होते हैं। तो अपन ने जाना था कि जो संस्कृत की जो व्याकरण है उसके अनुसार संस्कृत के जो कुल वर्ण होते हैं उनका जो उच्चारण होता है वो 7 माने गए हैं। उच्चारण जो स्थान माने गए हैं वो 7 माने गए हैं। लेकिन यदि अपन उर स्थान को भी यदि शामिल कर लेते हैं तो कुल जो उच्चारण स्थान होते हैं वो 8 हो जाते हैं। इसके अलावा अपन ने कल जाना था कि 7 जो उच्चारण स्थान होते हैं इनके अनुसार इन जो वर्णों को 11 सूत्रों में परिबद्ध किया गया है। तो आज अपन जानेंगे आगे कि जो संस्कृत के 13 स्वर होते हैं उनके आगे कितने भेद होते हैं और व्यंजन होते हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार, उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो? एक तो होता है ह्रस्व, एक होता है दीर्घ और एक होता है प्लुत। तो संस्कृत के कुल जो 13 स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं ए, आ, ई, उ, री, लरी, ए, आई, ओ और औ। ए, आ, ई, उ, री, लरी, ए, आई, ओ, औ। इन 13 स्वरों को इनके उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार 3 भागों में बांटा गया। इनमें से जो ह्रस्व होते हैं वो होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ और री और लरी। इनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ में होते हैं 8। दीर्घ जो स्वर होते हैं वो होते हैं 8। आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। प्लुत की संख्या होती है 9। इसमें ए, आ, ए, ई, उ, री, लरी,
ए आई ओ औ। तो इस प्रकार से अपन ने जाना कि संस्कृत में जो कुल 13 स्वर होते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। किसके आधार पे? इनके उच्चारण में जो समय लगता है उसके आधार पे इनको 3 भागों में बांटा गया है। इसी इन जो उदाहरण है इनको अपन एक जो उदाहरण है जो सामान्य रूप से अपन देखते हैं उस एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। जैसे मुर्गा होता है, उसकी जो आवाज होती है उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग इनको इन तीनों भागों में बांटा गया है। जैसे मुर्गे की आवाज होती है कू कू कू, इनका इस शब्द के उच्चारण जो समय लगता है इसके अनुसार इन जो स्वरों को है वो 3 भागों में बांटा गया है। कि जैसे इसमें पहला ऊ है, इसका जो उच्चारण है वो थोड़ा उच्चारण करने में थोड़ा कम समय लगता है। इसका उच्चारण बड़ा ऊ है, इसका उच्चारण करने में थोड़ा ज्यादा लगता है। और ये बड़ा ऊ और इसके साथ में ये जो अर्ध है लिखा हुआ है, इसका जो उच्चारण अपन करते हैं तो इनमें इस रसों से 3 गुना ज्यादा समय लगता है। तो इस आधार पे जो संस्कृत के स्वर होते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। आगे देखते हैं अपन। इसके अलावा जब इनका उच्चारण करते हैं तो अपने मुख में जो उच्चारण स्थान होते हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, उनमें उनसे जब अपन उच्चारण स्थान, इनके जो उच्चारण स्थान होते हैं उसमें जब अपन उच्चारण करते हैं तो उसके अनुसार फिर इनको प्रत्येक को फिर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से में? एक तो उद्दात, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं उच्चारण करने के आधार पर, उच्चारण करने के आधार पर इनको बांटा गया है। उद्दात, अनुदात और स्वरित। उद्दात, अनुदात और स्वरित। जब अपन इन स्वरों का उच्चारण स्थान जो अपने मुख में तालु आदि उच्चारण स्थान होते हैं उसमें उस उच्चारण स्थान में ऊपर की ओर से उनका उच्चारण करते हैं तो उन वर्णों को उद्दात वर्ण कहते हैं या उद्दात स्वर कहते हैं। और जब अपन उनका उच्चारण तालु आदि जो उच्चारण स्थान है उसमें मुख में नीचे की ओर से करते हैं तो उसको अनुदात कहते हैं। और जब इन दोनों के मध्य से अपन इनका उच्चारण करते हैं तो उनको कहते हैं स्वरित। कि जब तालु आदि उच्चारण स्थान के ऊपर से उच्चारण करते हैं तो उनको उद्दात कहते हैं। और नीचे से यदि अपन इनका उच्चारण करते हैं नीचे से तो उनको अनुदात कहते हैं। और जब मध्य से अपन इनका उच्चारण करते हैं तो इस प्रकार के जो स्वर होते हैं उनको स्वरित स्वर कहते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने जाना कि जो 13 स्वर होते हैं उनको सबसे पहले तो 3 भागों में बांट दिया, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। फिर इनको उच्चारण के हिसाब से बांटा गया उद्दात, अनुदात और स्वरित। यदि अपने मुख में अपन जो तालु आदि उच्चारण स्थान है इनके ऊपर की तरफ से यदि स्वर का उच्चारण करते हैं तो उसको उद्दात कहते हैं। यदि नीचे की तरफ से उसका उच्चारण निकालते हैं तो उसको अनुदात कहते हैं। और ना ही ऊपर और ना ही नीचे अर्थात मध्य, दोनों के मध्य से उद्दात और अनुदात के मध्य से जब अपन इनका उच्चारण करते हैं तो उस स्थिति में इनको स्वरित स्वर माना जाता है। तो इस प्रकार से अपन ने इनका उच्चारण स्थान जाना। अब जानते हैं इनके आगे के और कौन कौन से भेद होते हैं। इसके साथ ही अपन कई बार अनेक बार ऐसा होता है कि अपन जो स्वर होते हैं उनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से भी अपन उच्चारण कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से जब किसी स्वर का उच्चारण अपन मुख के साथ साथ नासिका से भी करते हैं तो उस स्थिति के आधार पर इनको फिर दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है अनुनासिक, अनुनासिक, और एक होता है अनअनुनासिक, अनअनुनासिक। यदि अपन मुख और नासिका दोनों से यदि उच्चारण करते हैं, मुख व नासिका, मुख व नासिका, नासिका से यदि अपन स्वर का उच्चारण करते हैं तो उसको अनुनासिक स्वर कहते हैं, और यदि अपन केवल मुख से ही उच्चारण करते हैं तो उसको अपन अनुनासिक स्वर कहते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने जाना कि स्वरों के कुल कितने भेद होते हैं। तो इस प्रकार से जो अपने जो 13 स्वर होते हैं उनमें देखिए जो लिरी वर्ण होता है, जो लिरी वर्ण होता है देखो इसमें ए, ई, उ और री, ये जो 4 वर्ण होते हैं, ये जो 4 वर्ण होते हैं इनका जो उच्चारण है, या इन जो 4 वर्ण हैं इनके जो भेद होते हैं वो इस प्रकार से 18 भेद होते हैं। इनके जो भेद होते हैं कितने होते हैं? 18 भेद होते हैं। जो अपना लिरी है, लिरी, इसका जो भेद होता है वो होता है 12 भेद होते हैं, क्योंकि ये दीर्घ नहीं होता है, दीर्घ नहीं होता है। इसका जो भेद होता है वो दीर्घ नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये जो वर्ण है ए, ई, उ और री, इनके जो कुल भेद होते हैं रसव, दीर्घ और प्लुत तथा उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, अनुनासिक और अनुनासिक, इनके आधार पर जो इन प्रत्येक का जो भेद होते हैं, इन जो प्रत्येक का जो उच्चारण अपन जो उच्चारण के आधार पर जो भेद होता है वो प्रत्येक का 18 भेद होते हैं। मतलब ए भी 18 प्रकार का हो गया, ई भी 18 प्रकार का, उ भी 18 प्रकार का और री भी 18 प्रकार का। बाकी जो री है इसका जो दीर्घ भेद नहीं होता है, मतलब दीर्घ रूप नहीं होता है इसका जो है इस प्रकार से कोई रूप नहीं होता है। इस कारण से इसके केवल 12 ही भेद होते हैं। और बाकी जो वर्ण है जैसे ए, आई, ओ और औ, इनके भी 12 ही भेद होते हैं। 12 भेद होते हैं क्योंकि इनका क्या नहीं होता है? रस्म नहीं होता है, क्योंकि ये किस में चलते हैं? केवल दीर्घ और प्लुत में चलते हैं। इस कारण से इनके भी कितने भेद होते हैं? 12 भेद होते हैं। अपन इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ए है, ए जो स्वर है ये देखिए रसव भी होगा, रसव होगा, ये दीर्घ भी होगा और ये प्लुत भी होगा। तो इस प्रकार से जो ए वर्ण है इसके 3 भेद हो गए। फिर इनके उच्चारण स्थान के अनुसार इसके फिर 3 भेद हो गए। कैसे? कि जैसे रसव उदात्त होगा, रसव अनुदात्त होगा और रसव स्वरित होगा। इसी प्रकार से दीर्घ उदात्त होगा, दीर्घ अनुदात्त होगा और दीर्घ स्वरित होगा। इसी प्रकार से प्लुत उदात्त होगा, अनुदात्त होगा और स्वरित होगा। कहने का मतलब जो ए वर्ण है इसका रसव भी रूप होता है,
दीर्घ भी होता है और प्लुत भी होता है। तो एक के कितने वेद हो गए? 3। फिर इन तीनों के कितने कितने वेद हो गए? प्रत्येक के ह्रस्व के हो गए 3, दीर्घ के हो गए 3 और प्लुत के हो गए 3। क्योंकि ये किसके आधार पर है? उच्चारण स्थानों के आधार पर। यदि अपन ए का उच्चारण तालु आदि उच्चारण स्थान से ऊपर की ओर करते हैं तो वो उदात्त कहलाएगा, नीचे की ओर से करते हैं तो अनुदात्त कहलाएगा, और अपन यदि इन दोनों के मध्य से करते हैं तो स्वरित कहलाएगा। इस प्रकार से ए के कितने वेद हो गए? 1 2 3 और 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, मतलब ए के कितने वेद हो गए? 6। कितने वेद हो गए? 6। इसी प्रकार से इनको और भी आगे वेद जो देखे हैं वो है अनुनासिक और अननुनासिक। तो अनुनासिक और अनुनासिक। अनुनासिक इस प्रकार से जो वर्ण है कौन कौन से? ए, ई, उ, री और लरी। इन प्रत्येक के जो भेद होते हैं वो होते हैं 18। कुल भेद कितने हो गए इनके? 18। लरी के कितने होते हैं? 12 होते हैं, क्योंकि ये दीर्घ नहीं होता है। और ए, आई, ओ, औ इनके 12 होते हैं, क्योंकि इनका ह्रस्व नहीं होता। तो इस प्रकार से अपन ने जाना कि जो स्वर होते हैं उनके कुल कितने भेद होते हैं। अब स्वरों के बाद में अपन देखते हैं व्यंजन। देखिए संस्कृत में जो कुल व्यंजन होते हैं वो अपन ने पढ़ा था कल कि कुल जो व्यंजन होते हैं वो व्यंजन होते हैं 33। व्यंजन कितने होते हैं? 33। इन 33 व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? एक तो स्पष्ट, स्पष्ट व्यंजन, इनकी संख्या होती है 25 और ये होते हैं कैसे लेकर के मैं तक। कैसे लेकर के जो मैं तक के व्यंजन होते हैं उनको स्पष्ट व्यंजन कहते हैं, या फिर इनको अपन स्पर्श व्यंजन भी कह सकते हैं। स्पष्ट या स्पर्श व्यंजन भी कह सकते हैं। तो स्पर्श या स्पष्ट जो व्यंजन होते हैं इनकी संख्या 25 होती है और ये कैसे लेकर के मैं तक होते हैं। दूसरा जो इनका भेद है उत्सम व्यंजन। उत्सम व्यंजन इनकी जो संख्या होती है वो 4 होती है। उसके बाद में आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन और इनकी जो संख्या होती है वो भी होती है 4। तो इस प्रकार से जो ये कैसे लेकर के मैं तक के जो वर्ण होते हैं इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं और इनको उदित वर्ण भी कहते हैं। इनको उदित वर्ण भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो 5 वर्ग होते हैं, इसमें 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग होते हैं जिनमें उकार की इत संज्ञा होती है। जिसमें उकार की इत संज्ञा होती है, इस कारण से इनको उदित वर्ण कहते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने जाना कि जो कुल व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। जो 25 होते हैं वो स्पर्श होते हैं, 4 होते हैं उत्सम व्यंजन होते हैं और 4 ही अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अब देखते हैं ये स्पर्श में कौन कौन से वर्ण आते हैं, उत्सम में कौन कौन से आते हैं और अंतस्थ में कौन कौन से वर्ण आते हैं। देखिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग,
ट वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में आएंगे क, ख, ग, घ और न। ये कितने हो गए? 5। च वर्ग में आएंगे च, छ, ज, झ और न। ये भी होते हैं 5। ट वर्ग में आएंगे ट, ठ, ड, ढ और न। ये भी होते हैं 5। त वर्ग में आएगा त, थ, द, ध और न। ये भी होते हैं 5। प वर्ग में आएगा प, फ, ब, भ और म। ये भी होते हैं 5। इस प्रकार से जो ये जो पांचों वर्ग हैं इनको उदित कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? उदित कहते हैं। और इनकी जो कुल संख्या होती है वो 25 होती है। और इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब देखते हैं उसम व्यंजन। उसम व्यंजन, उसम में आता है स, स और है, और इनकी संख्या होती है 4। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, इसमें आते हैं है, ये, व, र, है, ये, व, र, और इनकी भी संख्या होती है 4। तो इस प्रकार से आज अपन ने जाना कि संस्कृत में कुल जो वर्ण होते हैं वो 46 होते हैं। 46 वर्णों में से 13 स्वर होते हैं। 13 स्वरों के कौन कौन से वेद होते हैं, उनके उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार उनको 3 भागों में बांटा, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। फिर उनके उच्चारण के बाद उनको उच्चारण स्थानों से उच्चारण किए जाने के अनुसार उनको फिर 3 भागों में बांटा। कौन कौन से में? एक तो उद्दात, अनुदात और स्वरित। फिर अपन यदि उनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से मिला के करते हैं तो उसके आधार पर उनको बांटा अनुनासिक और अनअनुनासिक। तो इस प्रकार से वो तो हो गए स्वरों के वेद। और स्वरों के वेद के बाद में अपन ने जाना कि व्यंजनों के जो कुल व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। और जो 33 व्यंजन है उनके 3 वेद होते हैं। 3 वेदों में पहला है स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या 25 होती है। अर्थात कैसे लेकर के मैं तक के जो वर्ण होते हैं उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसके बाद में जो शेष स और है इनको उसम व्यंजन कहते हैं। स और है इनको उसम व्यंजन कहते हैं। और अंतस्थ व्यंजन में है नहीं आता, सॉरी, ये, व, र और ल, ये, व, र और ल, इस प्रकार से 4 वर्ण आते हैं। तो आज अपन ने ये जाना, ये केवल सामान्य जानकारी थी। अब अपन आगे जो क्लास लेंगे उसमें अपन जो संस्कृत व्याकरण की जो पुस्तक होती है जो पाणिनि की, उसके अनुसार सूत्रों के अकॉर्डिंग जो अपने सिलेबस में निर्धारित है उसके हिसाब से पढ़ेंगे। केवल अपन को इनके संस्कृत वर्णमाला केवल सामान्य जानकारी थी। तो अपन बाकी जो बात करेंगे वो अगली कक्षा में करेंगे।